हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बिहार स्टेट बोर्ड की 5वीं कक्षा का पर्यावरण और हम पुस्तक का पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है पटना से नाथुला की यात्रा। इसमें यात्रा के बारे में बात की जाएगी। 8 नवंबर 2010 की ठंड भरी काली रात, ठंड से कांपते ठिठुरते लोग पटना जंक्शन पर मित्रों के साथ रेलगाड़ी की प्रतीक्षा, गंतव्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अपने स्मारकों, सांस्कृतिक धरोहरों एवं विभिन्न परिवेश की पहचान और उनके संरक्षण को जानने की लालसा। यहाँ पे बताया गया है कि 8 नवंबर 2010 की ठंड भरी काली रात को यात्रा शुरू किया गया, जहाँ की पटना के रेलगाड़ी पर मित्रों के साथ इंतज़ार करना और सिक्किम की राजधानी गंगटोक जाने का जो हमारा गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन जहाँ जाने का लक्ष्य था हमारा। और इस यात्रा का मेन पर्पस ये था कि अपने स्मारकों को जानना, अपने देश के स्मारकों, सांस्कृतिक धरोहरों को जानना, अपने देश के जो विभिन्न परिवेश मतलब अलग अलग देशों से आने जाने के जो रास्ते हैं और उनके संरक्षण को जो कैसे किया जाता है, बॉर्डर पर कैसे उनका रक्षा किया जाता है, उसके बारे में जानना। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर अगली सुबह न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर उतरे, जहां पहला पड़ाव था सिक्किम जाने के मार्ग में स्थित दार्जिलिंग। दार्जिलिंग एक सुंदर पर्वतीय स्थल है जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में है। हरी भरी घाटियाँ, दूर दूर तक दक्षिणीय हिमालय पर्वत श्रृंखला है। जैसे जैसे न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ चढ़ते गए, जो कि ऊंचाई पर है, ठंड बढ़ती गई और स्वेटर पर जैकेट भी डालना पड़ा। टाइगर हिल एक पहाड़ी है जो कि जहाँ पे खड़े होकर कंचनजंगा के सतरंगी बदलती चोटी को देखना बहुत ही मनमोहन था। और कंचनजंगा की इस खूबसूरती को दार्जिलिंग और सिक्किम के पूरे 12 दिवसीय प्रवास पूरे साल देखने पर भी मन नहीं भरा। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न उत्तर भी पूछे गए हैं। किन दो राजधानियों की बात लेख में की गई है? लेख में बिहार की राजधानी पटना और सिक्किम की राजधानी गंगटोक की बात की गई है। सुबह के समय बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटी कैसी दिखती है? सुबह के समय बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटी सतरंगी दिखती है, जिसकी खूबसूरती देखने के बाद भी मन नहीं भरता है। कंचनजंगा की चोटी पर बर्फ क्यों जमी रहती है? कंचनजंगा की चोटी काफ़ी ऊंचा है, लगभग 8,598 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां पर काफ़ी ठंड रहता है और जिसके कारण तापमान वहां पे 0 डिग्री रहता है। इस वजह से यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कंचनजंगा का दृश्य कैसा लगता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का दृश्य काफ़ी अद्भुत तथा मनमोहक लगता है। कंचनजंगा की उस खूबसूरती को दार्जिलिंग और सिक्किम के पूरे 12 दिवसीय प्रवास में जी भरकर देखने के बाद भी मन नहीं भरता है। हिमालय पर्वत की कुछ अन्य चोटियों के नाम पता करके लिखिए। हिमालय पर्वत की कुछ चोटियों के नाम मैं आपको बता देती हूँ। इसका सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। माउंट एवरेस्ट, मैकालू, धौलगिरी, नंदा देवी, नंगा पर्वत, गार्डविन ऑस्टिन इत्यादि। भारत के कुछ अन्य पर्वतीय स्थलों के नाम पता करके लिखिए। भारत के कुछ अन्य पर्वतीय स्थलों के नाम है, जैसे अल्मोड़ा उत्तरांचल में है, लैंसडाउन उत्तरांचल में है, नैनीताल उत्तरांचल में है, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है, शिलांग मेघालय में है, ऋषिकेश उत्तरांचल में है, रांची झारखंड में है। हम लोगों ने दार्जिलिंग में घूमने का आनंद यहाँ के अनेक आकर्षक स्थलों को देखकर उठाया। जहाँ दार्जिलिंग का चाय बागान चिड़ियाघर ने लुभाया, वहीं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को अजायब घर हिंदी में बोलते हैं, लॉयड बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क में क्रमशः पशु पंछी तितलियाँ हिमालयी जीव जंतुओं ने विशेष रूप से हम सब लोगों का मन मोह लिया। जूलॉजिकल पार्क व कुछ अन्य जगहों में हमने याक नाम का एक पशु को देखा, जिसके शरीर पर लंबे लंबे बाल थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि सिक्किम में भी यह पाया जाता है। बहुत ठंड वाले इलाके में शरीर के लंबे बालों की वजह से ही याक का रहना संभव होता है। देखिए यहाँ पे चाय बागान में काम करती महिला और याक का चित्र भी दिया गया है। बताइए, ठंडे इलाके में जंतुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि जंतुओं के बाल ऊष्मा और ताप के कुचालक होते हैं। ये शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते और बाहर की ठंडी को शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। इसी कारण बहुत ठंड वाले इलाके में जंतुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं, जो उन्हें ठंड से बचाते हैं और उनके प्राणों की रक्षा करते हैं। आगे रोपवे पर सवार होकर बादलों के बीच से गुजरते हुए चाय बागान को देखना बड़ा आनंददायक रहा। हमारे मैदानी इलाकों में बादल हमसे बहुत ऊपर दिखाई देते हैं,
जैसे कि हम लोग अगर नॉर्मली हमारे घर के पास तो बादल बहुत ऊंचे दिखाई देते हैं, परंतु यहाँ पर सभी बादलों के बीच थे, घाटियाँ बादलों से भरी थी। कभी कभी चाय बागानों में हमसे नीचे भी बादल दिख रहे थे। यहाँ से हम हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के लिए रवाना हो गए। पर्वतारोहियों के लिए चिड़ियाघर के नज़दीक हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है। पर्वतारोही उनको बुलाता है जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं। यहाँ भारत के गौरव तेंजिंग नोगरे की आदमकद मूर्ति लगी है। यहाँ का एक एवरेस्ट म्यूजियम एक रोमांचक यादगार है। यही मुझे तेंजिंग नोगरे के बारे में कुछ जानकारी मिली, जो इस प्रकार है। पर्वतारोहियों के साथ तेंजिंग 20 साल की उम्र से ही कूली के रूप में जाते थे। तेंजिंग यूं तो भारत के मूल निवासी बन गए थे, मगर उनका जन्म तिब्बत में हुआ था और बचपन के दिन उन्होंने नेपाल में बिताए थे। वैसे तो उन्हें बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, मगर देश विदेश के पर्वतारोहियों के साथ वे कई भाषाओं में बातचीत कर लेते थे। वे तुरंत सबसे दोस्ती भी कर लेते थे। 1947 में जब पर्वतारोही दल के साथ जाते समय अपने एक साथी वागडी नोरबू, जो पहाड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, को पीठ पर लादकर कई मील चलकर अस्पताल ले गए और इस प्रकार वागडी को बचाया। सन 1953 में तेंजिंग नोगरे सर एडमंड हिलरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, पर चढ़े और विजय का झंडा गाड़ा। तेंजिंग नोगरे के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पे हमने तेंजिंग नोगरे के बारे में पढ़ा, इसे आप अपने शब्दों में लिखिएगा और इसका आंसर वीडियो के एंड में आपको स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में हम लोगों ने काफ़ी समय गुजारा और पर्वतारोहण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस संस्थान को माउंट एवरेस्ट पर विजय की खुशी में सन 1954 ईस्वी में स्थापित किया गया था। जो अभी हमने पीछे पढ़ा था पर्वतारोहण संस्थान, वह 1954 ईस्वी में स्थापित किया गया था। पर्वतारोहण के लिए प्रशिक्षण लेना भी जरूरी होता है। पर्वतारोही दलों को अपने साथ टेंट, रस्सी, पर्वतारोहण के लिए जरूरी औजार, पर्याप्त भोजन, पानी, गर्म कपड़े इत्यादि लेकर जाना पड़ता है। अब भारत में पर्वतारोहण के कई संस्थान हैं। अनेक लोगों ने कई चोटियों पर विजय भी हासिल की है। इसके बावजूद हर दल के साथ ऐसा व्यक्ति जो वहीं का रहने वाला हो एवं पर्वतों पर चढ़ने में परंपरागत हो, कूली तथा गाइड के रूप में चलता है। ऐसे गाइड को दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। यह बहुत सम्मान का पद है। तेंजिंग नोगरे को भी सिरदार का उपाधि मिला था जब उन्होंने अपने साथी को बचाया था। पर्वतारोहण के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, जैसे कि हमने पिछले पैराग्राफ में भी पढ़ा भी है। पर्वतारोहण के लिए सर्वप्रथम प्रशिक्षण लेना पड़ता है। इसके बाद आवश्यक चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। पर्वतारोही दलों को अपने साथ टेंट, रस्सी, जरूरी औजार, पर्याप्त भोजन, पानी, गर्म कपड़े इत्यादि लेकर जाना पड़ता है। संस्थान में पर्वतारोहण के काम आने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्रियां संजोकर रखी गई है। यहाँ प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर जाने के पश्चात विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बारिश, आंधी तूफान, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी का मुकाबला करना पड़ता है। उन्हें विशेष प्रकार के बने जूते और कपड़े पहनने पड़ते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर भी ले जाने पड़ते हैं। पिछले पृष्ठ पर दो जाने माने पर्वतारोहियों के चित्र दर्शाए गए हैं। ये आपको क्या पहने दिखाई पड़ते हैं? यहाँ पे दो जाने माने पर्वतारोही के चित्र है, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोगरे का। इन्होंने क्या पहने हैं? इन्होंने विशेष प्रकार के गर्म कपड़े पहने हुए हैं। उन्हें ऐसे कपड़े पहनने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? उन्हें ऐसे कपड़े पहनने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि तूफान, आंधी तूफान, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी का मुकाबला करने के लिए उनको ऐसे कपड़े पहनने की ज़रूरत पड़ती है। संस्थान के सदस्यों ने बताया कि सिर की सुरक्षा के लिए सर्दी, गर्मी व बरसात में अलग अलग किस्म की टोपियां पहनी जाती है। आँख के लिए चश्मे और हाथ के लिए दस्ताने भी आवश्यक हैं। यहाँ हम लोगों ने बर्फ़ के बीच सोने के लिए विशेष प्रकार का स्लीपिंग बैग भी देखा। इसके पश्चात हम लोग प्रशिक्षण देखने गए। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, पर्वतारोही को ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर पर्वतारोहियों को अपनी पीठ पर सामान लादकर बर्फ की पहाड़ियों पर चढ़ने और सीधी ढलान पर उतरने का अभ्यास कराया जा रहा था। रस्सी, कुल्हाड़ी, कुदाल के सहारे चढ़ाई कार्रवाई जा रही थी।
सभी मजे लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। हाल फिलहाल ही बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है। पर्वतारोहियों को चढ़ने के लिए किन किन सामानों की आवश्यकता होती है, इसकी एक सूची बनाइए। देखिए, सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे ये लेसन में ही यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा है इसके बारे में, आप यहाँ से देख कर भी लिख सकते हैं। पर्वतारोहियों को चढ़ने के लिए रस्सी, जरूरी औजार जैसे कुदाल, कुल्हाड़ी, चश्मे, दस्ताने, स्लीपिंग बैग, टेंट, अलग अलग किस्म की टोपियाँ, भोजन सामग्री, पानी, ऑक्सीजन की कमी के लिए ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर और विशेष प्रकार के गर्म कपड़े इत्यादि की आवश्यकता होती है। पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेते समय लोग क्या कर रहे थे, इसका आंसर भी लेसन में ही दिया गया है। पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेते समय लोग अपनी पीठ पर सामान लादकर बर्फ की पहाड़ियों पर चढ़ने और सीधी ढलान पर उतरने का अभ्यास कर रहे थे। साथ ही साथ रस्सी, कुल्हाड़ी, कुदाल के सहारे चढ़ाई करवाई जा रही थी। इस प्रकार सभी पर्वतारोही मजे से प्रशिक्षण ले रहे थे। आगे दार्जिलिंग की यात्रा के पश्चात हमने अपने अगले पड़ाव गंगटोक के लिए प्रस्थान किया। जो हमारा डेस्टिनेशन था, गंतव्य गंगटोक से जाना था पटना से। गंगटोक समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम राज्य की राजधानी है। यह पहाड़ों के ढलानों पर विभिन्न स्तरों को काटकर बसाया गया शहर है। ऊपर नीची ढलानों पर बनी सड़कें और उस पर बिना हॉर्न बजाती कतार से चलती गाड़ियां। शहर के अंदर कहीं गंदगी, कूड़े कचरे का नामो निशान नहीं। सभी दुकानों के आगे कचरे फेंकने के लिए डिब्बे। किसी भी परिस्थिति में कोई भी किसी भी तरह का कचरा सड़क पर नहीं फेंक सकता। शाम के समय महात्मा गांधी सड़क पर अद्भुत नज़ारा। साफ सुथरी चौड़ी सड़क के बीचों बीच फूलों भरे पौधों के सुंदर सजावट, दोनों तरफ सजी धजी दुकानें। सड़क के बीचों बीच लकड़ी, लोहे एवं पत्थरों से बने बेंचों पर बैठकर धीमे भारतीय संगीत के साथ चाय कॉफ़ी की चुस्कियों का मज़ा ही कुछ और था। तरह तरह के फूलों के पौधों से सुसज्जित इस सड़क का दृश्य देखते ही बनता था। यहाँ सड़क के किनारे पगडंडियों पर लोग चलते हैं और कभी आराम करने के लिए सड़क के बीच की इस सुसज्जित जगह पर बैठ जाते हैं। तभी तो लगा कि हम अलग ही दुनिया में आ गए हैं। यदि आपको अपने घर के आसपास ऐसा वातावरण बनाना हो तो उसके लिए क्या क्या करना चाहेंगे? जिस तरह से यहाँ पे गंगटोक के शहर के बारे में बताया गया है, सड़क के बारे में, ऐसा वातावरण बनाने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? यदि अपने घर के आसपास ऐसा वातावरण बनाना हो तो सर्वप्रथम घर के आसपास पूर्ण रूप से साफ सुथरा वातावरण बनाना होगा। फिर घर के आसपास तरह तरह के फूल के पौधों को सुसज्जित ढंग से लगाना होगा। पगडंडियों को प्लास्टर सोलिंग करना होगा। बैठने के लिए छोटे पार्क की व्यवस्था करनी होगी। फूलों की सिंचाई, सफाई और पगडंडियों की व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। पार्क में बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था करनी होगी। तभी हम अपने घर के आसपास ऐसा वातावरण बना पाएंगे। सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा राज्य है। तीस्ता यहाँ की मुख्य नदी है। यहाँ मुख्यतः लेप्चा, नेपाली और भूटिया 3 जातियाँ निवास करती हैं। यहाँ के लोग मेहनती, सीधे, सरल और सहयोगी होते हैं। यहाँ की औरतें रंगीन कपड़े एवं मनकों से युक्त सोने के आभूषण पहनना पसंद करती हैं। गंगटोक में हम लोगों ने फूलों का बगीचा, बॉटनिकल गार्डन, रूमटेक मॉनेस्ट्री आदि देखा। रूमटेक मॉनेस्ट्री करमापा बौद्ध धर्म गुरु का निवासी भी है। यह बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल है। सिक्किम के लोग कैसे होते हैं, इसका आंसर भी यहाँ पे दिया गया है। एक दिन हम लोग गंगटोक से लगभग 52 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला घूमने गए। यह भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। जैसे जैसे हम गंगटोक के आगे बढ़े, ऊपर चढ़े, ठंड बढ़ती गई। इन पहाड़ों पर घुमावदार सड़क सांप की तरह दिखाई पड़ रही थी। सड़क के एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ हजारों फीट नीचे गहरी खाई। यह देखकर मन घबरा जाता था। आखिर नाथुला आ गया। बिछी हुई बर्फ की चादरों के बीच हम सभी खड़े थे, उत्साहित और आनंदित। सबसे ऊंचाई पर शान से लहरा रहा था अपना प्यारा तिरंगा। इतनी ऊंचाई पर तिरंगे का लहराना देख मन गर्व से भर गया। दूसरी ओर चीन देश का झंडा भी लहरा रहा था। अपने देश की रक्षा के लिए सीमा पर चौकस वीर सैनिक हम सब लोगों का मार्गदर्शन भी कर रहे थे। सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। 50-60 सीढ़ियां भी चढ़ना मुश्किल हो रहा था। सांस फूलने लगी।
सैनिक बर्फ पर ना चलने एवं सीढ़ी पर रुक-रुक कर चढ़ने को कह रहे थे। बच्चों को दौड़ने के लिए भी मना किया जा रहा था। बच्चे तो ठहरे बच्चे, भला कहाँ रुकने वाले थे। एक बच्चा बेहोश हो गया। सभी चिल्लाने लगे, जल्दी कैंप लाओ, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन। सैनिकों ने उसे तुरंत मेडिकल कैंप में पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्चा स्वस्थ होकर वापस आ गया। वह बच्चा क्यों बेहोश हो गया? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी और सांस लेने में कठिनाई के कारण वह बेहोश हो गया। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। चीन के यात्री इसी कठिन मार्ग से चलकर विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा और बोध गया तक आते थे। हमने यहाँ लगभग 1 घंटा बिताया। ऊंचे पर्वतीय स्थल अपने प्राकृतिक सौंदर्य, स्वच्छ वातावरण और शांत माहौल से सभी को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। ऐसी भावना के साथ हम सभी लोगों ने वापसी की यात्रा शुरू की। पता कीजिए और लिखिए, भारतीय सीमा पर सैनिकों ने तिरंगा क्यों फहराया होगा? क्योंकि यहाँ भारत की भूमि है, जिसकी रक्षा के लिए सभी वीर सैनिक सतत तैयार हैं। भला अपनी संपदा और भूमि पर किसको गर्व नहीं होगा? यही सोचकर भारतीय सीमा पर वीर सैनिकों ने तिरंगा फहराया होगा। अपने गांव या शहर के सड़क की तुलना गंगटोक के महात्मा गांधी मार्ग से कीजिए और लिखिए, मेरे गांव की सड़क चौड़ी तथा साफ सुथरी नहीं है, जबकि महात्मा गांधी मार्ग चौड़ी और साफ सुथरी है। मेरे गांव की सड़क के बीचों बीच फूलों भरे पौधों से सुंदर सजावट नहीं है, जबकि महात्मा गांधी मार्ग पर है। हमारे गांव की सड़क पर आराम करने की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि महात्मा गांधी मार्ग पर आराम करने की व्यवस्था भी है। क्या आपने किसी और देश का झंडा देखा है? यदि हाँ, तो किस देश का? देश का नाम लिखिए और झंडे का चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। आप यहाँ पे किसी भी देश का नाम लिख सकते हैं और उसके झंडे का चित्र बना सकते हैं। आप अपनी कक्षा के बच्चों का 4-5 समूह बनाइए। अपने समूह के लिए झंडे का डिज़ाइन चार्ट पेपर पर बनाइए। झंडे का यह डिज़ाइन आपने क्यों चुना लिखिए और इसे कक्षा में लटकाइए। आपने कभी भी यात्रा की हो या यात्रा के बारे में पढ़ा हो तो उसके बारे में लिखिए। तो यह था पहला अध्याय। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको इस अध्याय को पढ़ के काफ़ी नई जानकारियाँ भी प्राप्त हुई होगी। फिर भी कोई डाउट और सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस अध्याय का सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, शब खैर, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।